हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। आज हम क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 5 चैप्टर दिए गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है। तो आओ बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले आप देखिए, हमने 2 प्रकार के परिवर्तन पढ़े हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तनों में पदार्थ की ताप, दाब, रंग इस प्रकार की स्थिति परिवर्तित होती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तनों में हमें एक नया ही पदार्थ देखने को मिलता है। तो ये रासायनिक नया पदार्थ बना, ये किस वजह से बना? ये रासायनिक उसके अंदर कोई अभिक्रिया हुई जिससे हमें एक नया पदार्थ देखने को मिला। तो रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही हमें रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो आओ पढ़ते हैं हम क्या है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ की अवस्था में हुए रासायनिक परिवर्तन उसके अवयवों की अभिक्रिया से दृष्टिगोचर होते हैं। यानी हमने क्या पदार्थ लिए, उनके अंदर क्या क्रिया हुई जिसके फलस्वरूप हमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिला। तो यह जो प्रक्रम हुआ वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण हम इसके बहुत से दैनिक जीवन में भी देखते हैं, जैसे भोजन का पाचन हो गया, दूध से दही जम गया, यानी दूध की प्रॉपर्टीज़ अलग है और दही की प्रॉपर्टी अलग है, यानी दोनों अलग अलग गुण रखते हैं। तो एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ। अब हम इसको एक सिंपल प्रैक्टिकल के द्वारा देखते हैं। प्रैक्टिकल इसका एक है, देखिए, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। मैग्नीशियम रिबन इस प्रकार का होता है, एक वायर सी होती है, उसको जलाना है हमने सिंपल। तो प्रयोग में देखिए, मैग्नीशियम रिबन को लेकर बर्नर से जलाना है, वह बनी राख को वॉच ग्लास में एकत्र करना है। वॉच ग्लास एक ग्लास की ट्रे होती है जिसके अंदर हमें इसकी राख को इकट्ठा करना है। प्रेक्षण में हमने देखा, जब हमने इसे प्रैक्टिकल किया, देखिए आप कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो ये चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी को जलाई तो लकड़ी से आग निकली, तो वो आग की लो हमें दिखाई देती है और नीचे राख के रूप में एक ग्रे सा पाउडर इकट्ठा हो जाता है। वही सेम होता है मैग्नीशियम के साथ में। अब ये सिस्टम हुआ, इसके अंदर देखिए क्या क्या अभिक्रियाएं हमें देखने को मिली। अवस्था में परिवर्तन हुआ, मैग्नीशियम रबर ठोस था, एक चूर्ण में पाउडर में बदल गया। रंग में परिवर्तन, मैग्नीशियम रिबन देखिए इस चमकीले से पदार्थ का है और वाइट चूर्ण हमें मिला। गैस का उत्सर्जन हुआ, ये ज्वाला निकली, ज्वाला के साथ में कोई गैस निकली। तापमान में भी चेंज हुआ, रबर था सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर में था, जलाने के बाद राख हमें गर्म प्राप्त हुई। तो ये परिवर्तन हमें मुख्य रूप से देखने को प्राप्त हुए। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन व मैग्नीशियम के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई, परिणाम स्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त हुआ। तभी हमें ये एक नई अवस्थाएं देखने को मिली। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन एक रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार का एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलेगी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम जानते हैं H2SO4 होता है, जिसको हमने डाइल्यूट करें, नहीं पानी डालना है, उसको अगर हम जस्ते पर डालें तो हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में निकलेगी। आप डायग्राम में देखते हैं इस प्रकार से क्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर एकत्र हो जाती है। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार लिखते हैं, आप इसे नोट करें। देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिकल के द्वारा बताया कि इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? पहले हम शब्दों के रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद में रासायनिक सूत्रों के द्वारा इसे लिखेंगे तो वह रासायनिक समीकरण बन जाएगी। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में हम जिन पदार्थों को लेकर के क्रिया करवाते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक, और जो बनता है उसे कहा जाता है उत्पाद। और इसको इस तरफ तीर से दिखाया जाता है, यानी हमने अभिकारक की क्रिया करवाई और हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है
उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब जो हम बाह्य उस अभिक्रिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए भी, अभिक्रिया तेज हो जाए या अभिक्रिया स्लो हो जाए, उसके लिए जो भी पदार्थ मिलाते हैं वे सभी पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए, यह जो समीकरण है इसे कहा जाता है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारक ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। उत्पाद अभिकारकों से बना नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। हमने पहले एक प्रैक्टिकल किया था मैग्नीशियम रिबन का दहन, तो उसमें क्या लिखा था हमने कि मैग्नीशियम लिया था, ऑक्सीजन लिया था, दहन करवाया था, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो सिंपल है शब्द समीकरण। हम केमिस्ट्री में इस प्रकार का समीकरण नहीं लेकर के चलते, हम इनके प्रतीकों का, आपको आवर्त सारणी पढ़ाई थी, तो उन प्रतीकों का अध्ययन करके ही हम समीकरण को लिखते हैं। तो आओ देखें किस प्रकार लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग करना। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, ऑक्सीजन गैस ली है तो गैस के 2 अणु O2, तीर लगाया और हमें क्या प्राप्त हुआ, MgO। यह समीकरण कहलाती है कंकाली रासायनिक समीकरण। यह इसलिए कहलाती है क्योंकि यह समीकरण संतुलित नहीं है। अब आप कहेंगे संतुलित कैसे, तो देखिए आगे हम समीकरणों को संतुलित करना भी सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ Mg एक है, यहाँ Mg है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के देखिए 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 1 है। तो ये भी क्या है, ये असंतुलित है, ये दोनों तरफ भार समान नहीं है। जैसे हम तुला लेते हैं, कोई सामान लाते हैं तो दोनों तरफ हम वेट बराबर करते हैं तभी इक्वलिटी आती है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ मास कम हो गया, द्रव्यमान कम हो गया, तो ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो ये सिंपल हमने एक बार लिखने को देखा है कि इस समीकरण को हम शब्द समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे। तो यह कहलाती है कंकाली रासायनिक समीकरण। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे नोट करें, फिर हम आज की क्लास में देखेंगे किसी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमने समीकरण तो लिखी, मैंने कहा कि संतुलित होना आवश्यक है। संतुलित होना क्यों आवश्यक है, तो देखिए इसके पीछे एक लॉजिक काम करता है, वह है द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब सिंपल पहले इसको इस हिसाब से देखिए, हम सब्जी वाले से सब्जी लाते हैं, वो सब्जी को दोनों बार इक्वल करके देता है। मान लो हमने लिया 1 किलो और इधर हुआ 800 ग्राम, हम उसे नहीं लेते हैं, हम कहते हैं भाई बराबर करके दे, ठीक है ना सिस्टम। 1 किलो से ऊपर उठ गया तो वो क्या करता है, उसमें से वापस निकाल लेता है, यानी वो भी हमें ज़्यादा नहीं देना चाहता है, वो क्या देना चाहता है, संतुलित देना चाहता है भाई, ठीक है बराबर होके जाओ। तो यही सेम हो गया यहीं पर कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ऐसा है जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था, हमने ऑक्सीजन 2 लिए हैं, इधर 1 हो गया था, तो 1 नहीं होगा, ऑक्सीजन 2 ही होंगे, हमें उसको संतुलित करना पड़ेगा, द्रव्यमान नष्ट नहीं हो सकता, द्रव्यमान इक्वल ही रहेगा। तो आओ बच्चों, अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, उसी प्रकार से आप करोगे तो आप किसी समीकरण को व्यवस्थित रूप से संतुलित कर सकते हो। संतुलित करने की यह विधि कहलाती है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसे कहा जाता है एक तरह से तुक्का विधि। अब देखिए बच्चों, हमने ली है एक सिंपल कंकाली समीकरण, जिसमें क्या लिया है, Fe किसका प्रतीक है, ये लोहे का, प्लस H2O यानी जल, यहाँ से बनता है Fe3O4 और प्लस H2 गैस निकलती है। ये समीकरण हमें दी है। अब आप देखिए ये संतुलित नहीं है, कैसे, इधर Fe 1 है, इधर Fe कितने हो गए, 3, H2 को देखें तो H2 ठीक है बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितनी हो गई है, 4। अब हमें क्या करना है, इस दोनों को वेटेज को बराबर करना है। तो इसके मुख्यतः 5 स्टेप हैं, इन 5 स्टेप को लेकर के हम चलेंगे और समीकरण को संतुलित करेंगे। आप इन स्टेप को अच्छे से ध्यान में रखिए, इसी प्रकार से करेंगे तो बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप देखिए कि प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाइए, जो जो सूत्र हमने लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम यहाँ संख्या में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने क्या किया,
जैसे मान लो O4 था तो आप यहाँ 4 लगा दो, है ना, जैसे इधर 4 लगाया है, ये 4, आप क्या करो यहाँ 4 लगा दो भी, हाँ संतुलित हो गई। इस प्रकार से संतुलित हम नहीं कर सकते। हम जो भी संख्या ऐड करेंगे इसको संतुलित करने के लिए वो इस बॉक्स के यहाँ पर ऐड होगी, है ना, आगे इसी प्रकार से ऐड होगी। नीचे इनके सूत्रों में हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप देखिए, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या सूची हम बना लेते हैं। भी कौन कौन से तत्व हमने लिए हैं, ये साइड पोर्शन अभिकारक और ये उत्पाद, कितने संख्या में हमारे पास में वो तत्व अभिकारक में है और कितनी संख्या में वो तत्व हमारे पास में उत्पाद में है, वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ फेरस को देखते हैं, Fe को देखते हैं। तो देखिए Fe अभिकारक में 1 है और उत्पाद में देखिए Fe3, तो उत्पाद में 3 है। हाइड्रोजन देखते हैं, अभिकारक में 2 हैं और उत्पाद में भी 2 हैं, हाइड्रोजन तो सेट है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर केवल 1 है और इधर ऑक्सीजन 4 है। तो हमें मेनली किसको संतुलित करना है, Fe और ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो आगे देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में देखिए हम सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, फिर चाहे वो अभिकारक में हो या फिर उत्पाद में हो, तो उसे हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे अधिक वाले में कौन सा है, O4, ऑक्सीजन के 4 है ना, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो उसके लिए देखिए H2O, इधर है Fe3O4, हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए, किसमें, अभिकारक में। तो मैंने कहा था हम यहाँ चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज करेंगे वो इसके इस डिब्बे के बाहर मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो ये हो जाएगा 4H2O। ठीक है, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 4 × 2 8 हो गए हैं। तो आगे देखते हैं इसको हम किस स्टेप में कवर करेंगे। तो देखते हैं स्टेप 4, हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो हम उत्पाद से H2 ले लिया और इधर से H2O, तो हमने इसको संतुलित किया था तो 4H2O लगाया था। H2 तो हमारे पास में है, हमें 8 चाहिए, तो देखिए 4 × 2 8, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गई है, हाइड्रोजन संतुलित हो गया है। अब बच गया Fe। देखते हैं स्टेप 5। अब हम जो भी असंतुलित तत्व बच गए उन्हें संतुलित कर लेते हैं। देखिए Fe हमें चाहिए 3, तो हम सिंपल Fe अकेला ही तो है, तो Fe को हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 3Fe बराबर हो जाएगा 4H2O Fe3O4 + 4H2। अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में इसकी संतुलित समीकरण लिख लेते हैं। तो संतुलित समीकरण हो जाएगी इसकी 3Fe + 4H2O Fe3O4 4H2। ये इसकी इस कंकाली समीकरण की ये संतुलित समीकरण हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसे और अधिक समझा दूंगी और आपके प्रैक्टिस के लिए भी 1-2 एग्जाम्पल सेट कर दूंगी, तो उनमें से देखें और अपनी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल है मेरे पास में, देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। हमारे पास में है 2PbO + C कार्बन, जिससे हमें Pb + CO2 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, हम इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ बॉक्स बना लेते हैं हम। सेकंड स्टेप में हमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या सूची बनानी है। तो हमारे पास में देखिए तत्व कौन कौन से हैं, Pb है, उसके बाद ऑक्सीजन है और फिर कार्बन है, लेड, ऑक्सीजन और कार्बन है। अभिकारक इस साइड देखेंगे तो Pb के देखिए कितने परमाणु हैं, Pb कितना है 2, ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 और कार्बन देखेंगे तो 1। अब हम उत्पाद साइड में देखते हैं तो Pb है 1, ऑक्सीजन है 2, कार्बन है 1। ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही था, हो जाएगा सेट। ये है ऑक्सीजन है, Pb 2 है, तो सिंपल हम Pb को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस स्टेप में दिया है थर्ड में कि सर्वाधिक परमाणु वाले यौगिक को हमें संतुलित करना है, तो सर्वाधिक वाला या तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2-2 संतुलित है। हाइड्रोजन है नहीं,
बाकी शेष को हमें संतुलित करना है। तो Pb हमारे पास में है तो हम Pb वाले देखेंगे तो देखो 2PbO, यहाँ Pb है 1, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो गई संतुलित। अब हम हमारी संतुलित समीकरण लिख लेते हैं जो किस प्रकार होगी। ठीक है बच्चों, तो ये समीकरण संतुलित हो गई है। देखिए Pb 2, 2Pb, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 इधर हैं और कार्बन 1 है, कार्बन 1, तो ये हमारी कंकाली समीकरण संतुलित हो गई है। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो इसको आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिन्हें आप देखिए और सॉल्व करिए। स्टूडेंट, ये रासायनिक समीकरण है, आपका कार्य रहेगा इन्हें सॉल्व करना। नेक्स्ट देखिए, एक टॉपिक आता है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। कई बार हमने देखिए इस प्रकार रासायनिक समीकरण देखी है, उनके नीचे अवस्थाएं भी लिखी होती है। अगर हमें अवस्था ध्यान है तो लिख सकते हैं, नहीं नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सामान्य समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण यानी हमें और अधिक जानकारी मिल जाए कि हमने पदार्थों को किस अवस्था में लिया है, तो अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अवस्थाएं होती है देखिए, गैस के लिए जी, ये ब्रैकेट में स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल लेटर से। द्रव के लिए लिक्विड L लिखा जाता है, ठोस के लिए सॉलिड S, और जल में घोल है उसके लिए एक स्टेट आती है एक्वस स्टेट, तो उसका प्रतीक होता है AQ। जैसे हमने जल लिया, जल में नमक घोल दिया, तो वो कौन सी स्टेट होती है, वो जल में घोल एक्वस स्टेट होती है। तो हम यही समीकरण को देख लेते हैं कैसे अवस्थाओं के साथ दिखाया गया है। हमने Fe लिया सॉलिड स्टेट में, H2O गैस स्टेट में रिएक्शन हुई तो हमें प्राप्त हुआ Fe3O4, ये सॉलिड स्टेट में, और H2 गैस इसमें निष्कासित होगी। तो अब देखिए कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। सिंपल एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखेंगे। CO गैस है, H2O गैस है, यहाँ पर हम दाब लगाते हैं 340 एटमॉस्फेयर का, तो ये उत्प्रेरक कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी अभिक्रिया की गति को तीव्र करना हो, मंद करना हो, तो जो भी हम एक्स्ट्रा चीज़ उसमें डालते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, वो इस तीर के ऊपर दिखाए जाते हैं और जिन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। इससे प्राप्त होता है हमारे पास में मेथेनॉल CH3OH, जिसकी स्टेट होती है लिक्विड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से भौतिक अवस्थाओं को संकेत के साथ में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने देखा रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। यह टॉपिक काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, समीकरणें दी जाती हैं और संतुलित करना है। ठीक है बच्चों, आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं कुछ ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इन एग्जाम्पल को सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करें। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।